नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सुधीर स्टडी सेंटर में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि किसी और का भी लाभ हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछली वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, इससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि आप वीडियो को पूरा सीरीज बाय सीरीज देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अपने आज के टॉपिक पर आते हैं डायरेक्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है जियो के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्यों सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार सेंचुरी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है और उसके बाद केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार, जिसे इंग्लिश में सेंचुरी कहते हैं, स्थापित किए, जिनके बारे में कह रहा है कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और आगे दिया गया है केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। अर्थात यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि केंद्रीय सरकार परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य था कि खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में शामिल हैं बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, पहला स्वच्छ जल मगरमच्छ व दूसरा लवणीय जल मगरमच्छ और तीसरा घड़ियाल। घड़ियाल भी दोस्तों मगरमच्छ में ही आते हैं और एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आगे दिया गया है कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडवाना, जिस इंग्लिश में कहते हैं बस स्टार्ड, और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि इन जीवों को संरक्षण मिलने के बाद इसके अतिरिक्त कुछ पहले भारतीय हाथी और काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडवाना, जिसे इंग्लिश में बस स्टार्ड कहते हैं, और हिम तेंदुआ जो बर्फ वगैरह पर रहते हैं, आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण व आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाकर उन्हें कानूनी संरक्षण दिया गया। और आगे दिया गया है आजकल संरक्षण परियोजनाओं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों को गहनता से खोज की जा रही है। दोस्तों, कह रहा है कि आजकल परियोजनाओं में जैव विविधता अर्थात जीवों में विभिन्नता पर केंद्रित है, न कि इसके विभिन्न घटक, अर्थात उसके घटकों पर ध्यान केंद्रित नहीं है, बल्कि उसके जैव विविधता पर ही
हमारा ध्यान केंद्रित है और इस संरक्षण की विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है कि इनका संरक्षण कैसे किया जाए। और संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिला है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की 6 जातियां पहले बार इस सूची में रखी गई। तो दोस्तों कह रहा है कि इस संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिला है, क्योंकि कीट भी हमारे उपयोगी संसाधनों को पुनः भरण करते हैं। और 1980 से और 1986 के तहत सैकड़ों तितली, पतंगों और भृंगों अर्थात दोस्तों भंवरों को कहते हैं भृंग, और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल कर दिया गया है। और 1991 में पहली बार 6 जाति वाले पौधों को भी इसी सूची में रखा गया है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगली टॉपिक पर आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण की। वन और उसमें रहने वाले जीवों के कितने प्रकार हैं और उनका बंटवारा, इस टॉपिक के बारे में हम बारीकी से समझेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों का संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनिमय अपेक्षाकृत कठिन है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम वन्य जीव संसाधन और वन संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो इनका प्रबंधन, नियंत्रण और समन्वय अपेक्षाकृत कठिन है। इन पर नियंत्रण पाना कठिन है। और भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं या वन विभाग में अथवा अन्य विभाग के जरिए सरकार के प्रबंधन में हैं। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों कह रहा है कि वन क्षेत्र या तो सरकार के अधिकार में है या फिर वन विभाग के अधिकारियों के अधिकार में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कितने वर्गों में इसे विभाजित किया गया है। पहला है आरक्षित वन। इसमें है देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य जीव प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। दोस्तों अगर एग्जाम में पूछ दे कि आरक्षित वन किसे कहते हैं तो आप ये परिभाषा आराम से लिख सकते हैं। और अगला है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। इस रक्षित वनों के अंतर्गत वन विभाग के अनुसार कुल क्षेत्र 1/3 हिस्सा रक्षित है अर्थात संरक्षित है। और इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी रक्षा की जाती है अर्थात सुरक्षा की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आगे दिया गया है अवर्गीकृत वन। इसके बारे में हम बारीकी से समझेंगे। इसमें दिया गया है अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व में होते हैं
अवर्गीकृत वन कहते हैं उन्हें। तो इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि वैसे प्रकार की बंजर भूमि जो सरकार और व्यक्तियों और समुदाय जिस पर सभी लोगों का हक होता है, स्वामित्व में होते हैं, उन्हें अवर्गीकृत वन कहते हैं। आगे दिया गया है आरक्षित वन। रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी और वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी व अन्य वन पदार्थों में और उनके बचाव के लिए किया जाता है। आगे है मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्रों का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कह रहा है कि सबसे अधिक जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्रों के 75% हिस्से इसके अतिरिक्त हिस्से हैं, और इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात है आरक्षित वनों का है। इन सभी राज्यों में आरक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। इन राज्यों में वन रक्षित नहीं अर्थात आरक्षित हैं, अर्थात इन्हें अभी रक्षित नहीं किया गया है और भविष्य में सरकार इन्हें रक्षित करने के लिए कोई कदम उठा सकती है। और आगे दिया गया है, आगे कह रहा है कि जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्रों अवर्गीकृत वन हैं तथा अस्थायी समुदायों के प्रबंधन में हैं। तो दोस्तों, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि पंजाब, हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है, और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्रों अवर्गीकृत हैं, अर्थात उनका वर्गीकरण अभी नहीं हुआ है, वन हैं तथा अस्थायी समुदायों के प्रबंधन में हैं, अर्थात अस्थायी समुदायों के अधिकार में हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, अगला टॉपिक हमारा है समुदाय और वन संरक्षण, कि समुदाय के द्वारा वनों का संरक्षण हो। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में हम बारीकी से समझते हैं। इसमें दिया गया है वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नहीं बात नहीं है कि कह रहा है कि वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है, और हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत में कुछ क्षेत्र में तो स्थानीय समुदायों सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थल के संरक्षण में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों, आमतौर पर मनुष्य भी जंगलों में रहते हैं, अर्थात मनुष्यों का भी जंगलों में आवास स्थान है, और भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों और सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में
जुटे रहते हैं, क्योंकि इसी से दीर्घकाल में उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। और सरिस्का बाघ रिसर्च, यह एक संगठन था दोस्तों, इसको आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ भी सकता है। में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्ष हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन जीवों आवासों की रक्षा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर लोग इकट्ठा होकर वनों का संरक्षण करें, उनका रखरखाव करें, उनकी सुरक्षा करें, तो वनों को और भी ज़्यादा संरक्षण मिल सकता है। और वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहाँ से खनन को बंद करवाने के लिए संघर्ष हैं। और कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं, अर्थात वनों में रहने वाले जीवों की रक्षा कर रहे हैं, और सरकार की ओर से हस्तक्षेप की भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अर्थात सरकार भी वहां पर अपना अधिकार नहीं जमा पा रही है। आगे दिया गया है, आगे है राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों में लोगों ने तो एक 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकवा सोनचोरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं, जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवों को बचाते हैं। दोस्तों, राजस्थान में एक अलवारा जिला है जिसमें 5 गांव हैं। 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि, जिसका नाम है भैरवदेव डाकवा सोनचूरी, घोषित कर दिया है उसके नाम। और उसमें लोग बाहरी लोगों के प्रवेश को वर्जित करते हैं और शिकार से वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करते हैं, उनका बचाव करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, कई क्षेत्रों में वन कटाई। दोस्तों, चिपको आंदोलन के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा है, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके समुदाय वर्गीकरण अभियान को भी सफल बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई पर ही कामयाब नहीं रहा है, बल्कि यह पौधों की जातियों का प्रयोग समुदाय वनीकरण और अभियान सफल बनाया जा सकता है इससे, चिपको आंदोलन से। और आगे है पारंपरिक संरक्षण तरीकों और पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिक कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाव आंदोलन और में दिखाया गया है कि रासायनिक उर्वरक के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि उत्पादन संभव है। तो दोस्तों, कह रहा है कि एक टिहरी गांव है जहाँ के किसानों ने बीज बचाव आंदोलन बनाया है, और वहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि हम बिना रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भी उत्पादन बढ़ा सकते हैं और उत्पादन में वृद्धि ला सकते हैं। और भारत में
आगे दिया गया है कि भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं और औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। तो दोस्तों, यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि भारत में संयुक्त प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के जो वन क्षरित हो रहे हैं अर्थात उनका पुनः निर्माण करने के लिए स्थानीय समुदायों की भूमिका का महत्व उजागर करते हुए औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने एक संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया और वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। तो दोस्तों, वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के जो वन क्षरित हैं अर्थात जो वन क्षरित हो चुके हैं, इनका क्षरण हो चुका है, उनके पुनः निर्माण के लिए संस्थाएं बनाई जाती हैं और जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य में लगे रहते हैं। इसके बदले में ये आगे दिया गया है, बदले में ये समुदाय मध्य स्तरीय जैसे इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदारी होते हैं। तो दोस्तों, जो ग्रामीण लोग होते हैं, वनों का संरक्षण कर रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं, वे लोग भी इमारती लकड़ी की भागीदार होते हैं। और आगे दिया गया है, भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीखा है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर कहा रहा है कि भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण क्रियाशीलताओं से यह सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए और परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः वे विकास क्रियाओं माने होनी चाहिए, जनमानस पर केंद्रित, पर्यावरण हितैषी और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हों। तो दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि स्थानीय समुदायों को फैसले लेने में अभी देर है और वे विकास की क्रियाओं में मान्य होना चाहिए, जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हों। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले दिन जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।